हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ रहे थे ना, ठीक। चलो ध्यान दो बेटा, बात करना मत करो। अच्छा दिखेगा मालिक। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड हमने बात करना स्टार्ट कर दिया था, और मैंने बोला था कि अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से डायरेक्टली जो हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्ड बनाया होगा, से F से डायरेक्टली H कोवैलेंट बॉन्ड, या ऑक्सीजन से या फिर नाइट्रोजन से, अगर उस कोवैलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन के बाजू में अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं आपको, इसे HF देखिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, बराबर। यहाँ भी देखिए HF फ्लोरीन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, लेकिन अगर बहुत ध्यान से समझिएगा, जो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन ए बालक, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है, उस हाइड्रोजन के बाजू में अगर कोई लोन पेयर वाला, तो भी क्या होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब बातें किया था हमने, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? इनको और कोई रिंगटोन नहीं मिली। अगला सुनो, उसके बाद क्या था, मैंने बोला स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किस पे डिपेंड करता था, ए, एच और ये बी होता था। जितनी ज्यादा ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती थी उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता था। फिर अगर ए सेम हो जाता तो हम क्या देते थे, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सब बातें पढ़ा दिया था ना, ये सब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड स्टार्ट करना था ना, कोई बताता है इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर, यही बात स्टार्ट करनी है, ठीक है। और एग्जांपल्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ, बाकी की बातें पढ़ा दिया था सेक्शन में। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, दो तरह का बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब डिफरेंस क्या है बेटा, मैंने बताया था जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये क्या होता है, बिटवीन द मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी कम से कम दो मॉलिक्यूल तो चाहिए ही इंटरमॉलिक्यूलर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग जब भी बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, इसका मतलब एक से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो अगर हम बोले कि पहला स्टार्ट करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, बिटवीन द मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, ये देखिए AHB, AHB, ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए बिटवीन द मॉलिक्यूल बन रहा है, कम से कम आपको दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। भाई देखो इंटर, अपन लोग बोलते हैं ना यार, इंटर कॉलेज कंपटीशन, इंट्रा कॉलेज कंपटीशन। इंटर कॉलेज में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, इंट्रा कॉलेज में एक ही कॉलेज के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। बस वही है कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यानी क्या है, मॉलिक्यूल के बीच में होगा, यानी बिटवीन द मॉलिक्यूल। जैसे और एग्जांपल देखो, जैसे वाटर, ये देखिए, ठीक है, ये भी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। जैसे अमोनिया, यहाँ देखिए ये बिटवीन द मॉलिक्यूल हो रहा है। बट ऐसा भी नहीं है बेटा कि बिटवीन द मॉलिक्यूल का मतलब सेम टाइप के ही मॉलिक्यूल हो,
दोनों कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं बिटवीन द मॉलिक्यूल का मतलब सारे HF के बीच ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हो सकता है मैं बात करूं इधर HF ले लूं और इधर मैं वाटर ले लूं, इनके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। देखो AHB, तो ऐसा नहीं है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल ही हो, मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। समझ में आया क्या? ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है बेटा? सेकंड अपने पास इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। if hydrogen bonding takes place within the molecule, takes place within the molecule। जैसे एग्जांपल देखो, मैं ले लूं ऑर्थोफिनॉल, ये देखिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, AHB, अब बी नाइट्रोजन भी हो सकता है, बी ऑक्सीजन भी, बट आपको पता है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, तो बी हम ऑक्सीजन के साथ करेंगे, बराबर। तो ये हुआ क्या? अब देखो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, ठीक है। जैसे मैं ले लूं सैलिसल्डिहाइड, OHCO, सॉरी इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सील्डिहाइड, आईयूपीएसी OH, AH, समझा? अब यही नाइट्रो मैं मेटा पे लगा दूं ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि ये ग्रुप क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, दूर होने से इतना अट्रैक्शन नहीं आ पाएगा। ऑर्थो पे है तभी तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, चाहे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया या ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हो गया या ऑर्थोहाइड्रोक्सी या ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हो गया। इन सब में क्या हो रहा है? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बताइए बात समझ में आती है क्या? ठीक है, अब आते हैं बेटा एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नोट्स तो भी मिल चुका है ना आप लोग को? कुछ अगर चीजें ऐसी हैं जो मेरे नोट्स में नहीं है तो उसको आप लिख लिया करो, जैसे कुछ बता ही दूंगा कि जो चीज नहीं लिखी है, ठीक है। जैसे देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो पहले एप्लीकेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर का ही पहले पढ़ाता हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर इंट्रा का पढ़ा दूंगा, ठीक है। देखो सबसे पहला एक क्वेश्चन ये आता है बेटा कि बोरिक एसिड, अभी आपने पढ़ा नहीं है बट आप 11th में पढ़ोगे बोरान फैमिली चैप्टर, तो वहां पे आप बोरिक एसिड पढ़ोगे जिसका फॉर्मूला होता है H3BO3, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड, बोरिक एसिड, ठीक है। इसका पूरा स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे। पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि बोरिक एसिड जो होता है बेटा इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। बोरिक एसिड बेटा डाइमर बनाता है। डाइमर का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसे दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका H6B2O6, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं H3BO3 होल ट्वाइस। इस फॉर्म में बोरिक एसिड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बोरिक एसिड H3BO3 होता है बट बोलेगा बोरिक एसिड डाइमर फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है। इसका अगर सिंपल सा अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है तो उसका एक ऑप्शन लिखा रहेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब वो कैसे बनता है जरा देखो। बोरिक एसिड H3BO3 ये होता है, देख लो H3BO3 है, 1 2 3 BO3, अगला भी मॉलिक्यूल इसके सामने आएगा।
देखो दो मॉलिक्यूल सामने आए, अब आप देखिए बहुत ध्यान से समझिए, AHB हाइड्रोजन बॉन्ड, AHB हाइड्रोजन बॉन्ड, तो दो H3PO3 के मॉलिक्यूल आपस में क्यों जुड़ गए? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए आपको इस फॉर्म में एग्जिस्ट होता दिख रहा है। समझा? ये पहला आंसर हो गया। ठीक है, अगर कोई रीजन पूछे कि व्हाई बोरिक एसिड फॉर्म डाइमर, तो एक लाइन का आंसर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, चलिए दूसरा, ये सर लिखा नहीं होगा नोट्स में, ज्यादा मुझे इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, उसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिएगा, व्हाई बोरिक एसिड फॉर्म डाइमर, लिख लो क्वेश्चन एक लिख लो ऐसे, why boric acid exists as dimer form, why boric acid exists as dimer form। इसको पहले आप ऐसे लिख के इसको बना लो, फिर नीचे एन का आंसर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, इसको पहले बना लो, इसको लिख लो आंसर, पहले इसको लिखो ऐसा और ये बनाओ डायग्राम। क्वेश्चन तो बोला बाबू, दो बार, why boric acid exists in dimer form, why boric acid exists in dimer form। आंसर बोलो बेटे, बनाओ बनाओ। आंसर बोलो इसका, लिख लीजिएगा, बोरिक एसिड फॉर्म्स डाइमर, आंसर लिखिएगा बेटे, बोरिक एसिड फॉर्म्स डाइमर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ intermolecular hydrogen bond, due to formation of intermolecular hydrogen bond, due to formation of intermolecular hydrogen bond। ठीक है, डाइमर का मतलब बेटा दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए। ठीक है, तीन जुड़ते तो ट्राइमर, चार जुड़ते तो टेट्रामर। ठीक है, और बहुत सारे जुड़ गए तो पॉलीमर। ठीक है, समझ में आया? लिख लिया, बोलो कौन से बेटे ये, हाँ वो उसके बाद साइन। अच्छा, अरे मतलब या तो ऐसे या इसी को इक्वल टू H3PO3 होल ट्वाइस, इक्वल टू का साइन है कि चाहे ऐसे लिखते हैं, हाँ और करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझा पहला? हाँ बोलो। हाँ बेटा यही तो मेन बना ले, तभी समझ आया हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। अगला क्वेश्चन देखें, देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछते हैं इसमें, जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं बेटा, उनको जब हम बेंजीन सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो भी डाइमराइज कर जाते हैं। क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं आपसे, वैसे पूछेंगे, मतलब घुमा के एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है कि कार्बोक्सिलिक है एसिटिक एसिड का, आपको पता है कि जो एसिटिक एसिड है, बहुत ध्यान समझिएगा, एसिटिक एसिड है, आई होप इसका मोलर मास होता है 60 ग्राम, दो कार्बन तो 2 × 12 ग्राम, 4 हाइड्रोजन तो 4 × 1, 2 ऑक्सीजन तो 2 × 16 करोगे तो क्या आएगा 60 ग्राम बराबर। आपसे क्या बोले, दो डायरेक्ट नहीं पूछेगा डाइमर है और क्या ये हो क्यों रहा है, घुमा के क्वेश्चन पूछेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम बेंजीन में डिसॉल्व, बोलेगा जब हमने एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व किया
और उसका जब मोलर मास प्रेडिक्ट किया तो मोलर मास 120 ग्राम आया। ऐसा क्यों? है कितने ग्राम का मॉलिक्यूल? 60। लेकिन जब बेंजीन में हाथ डाल के मैं निकाला, हमको लगा यार 120 ग्राम का है, भारी लग रहा है मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों? इसका मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़े होंगे। तो क्वेश्चन आता है क्यों जुड़े होंगे? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास जितना है उससे ज्यादा मोलर मास पता चल रहा है 60 ग्राम का। लेकिन जब हम बेंजीन सॉल्यूशन से एसिटिक एसिड को बाहर निकालते हैं तो हमको एक ही मॉलिक्यूल का मास 120 ग्राम का कैसे मिल जाता है? इसका मतलब वो एक मॉलिक्यूल नहीं है, तो दो मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं। तो आंसर आता क्यों होंगे? ड्यू टू ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। वो कैसे, ये भी देख लो। मान लो एक एसिटिक एसिड ये ले लिया हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड समझा तो चलेगा क्या? चलो तो इसी समझो, डाउट में आ जाओगे। ठीक है, ये रहा एक एसिटिक एसिड CH3COOH। अगला देखो CH3COOH बराबर, बहुत ध्यान समझिए, AHB हाइड्रोजन बॉन्ड, AHB हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल क्या करते हैं बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। इसलिए आपको डबल मोलर मास दिख रहा था उसका। समझा? इसको ऐसे लिख देंगे कि जब हमने एसिटिक एसिड को किसमें डाला? बेंजीन के सॉल्यूशन में, तो हमको क्या मिलता है? CH3COOH होल ट्वाइस। इसलिए मास सबको डबल मिला। समझा क्या? तो क्वेश्चन डालो, क्वेश्चन लिखो। एक्चुअली मैं यहाँ इसलिए लिखवाया था नहीं कि तुमको कि सर ये चीज क्या हमको 2 साल में पता नहीं चलती क्या? 2 साल तुमको ये बात पता चलती है जब आप पढ़ते सॉल्यूशन क्वालिटेटिव चैप्टर या कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर, तो वहां बता दिया जाता। ठीक है, बट लिख लो यहीं पे, शुरुआत की हो तो यही सब लिखते चलो। लिखो, Why acetic acid forms dimer in benzene? या एसिटिक एसिड अच्छा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो, एसिटिक नहीं तो एग्जांपल हो गया। Why, अरे ऐसा बोल रहा है जैसे अपराध कर रहे हैं। Why carboxylic acid forms dimer? Why carboxylic acid forms dimer in benzene? तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। नहीं तुम अभी मैं लिखा हूँ एसिटिक एसिड तो बोले कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर बनाता है, बोले उस सबने गलत दिखाया है। Why carboxylic acid forms dimer in benzene? बेंजीन के सॉल्यूशन में जब कार्बोक्सिलिक एसिड डालते हैं तो दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको पहले बना लीजिए आप, डाइमर्स। सारे एग्जांपल किससे चल रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर। हाँ बेटा ये ले ले, ये बना दे। हाँ बेटा आंसर लिख के डायरेक्ट बना दो। हाँ बेटा, कौन सा 3 मॉलिक्यूल? नहीं, दो डाइमर का मतलब क्या? दो ऐसा नहीं कि अब तुम एक मोल भी डाले होगे तो बहुत सारे एवोगाड्रो नंबर वाला मॉलिक्यूल होंगे ना उसके अंदर, तो दो मॉलिक्यूल आपस में चिपक गए होंगे बस। डाइमर का ऐसा कोई केस नहीं है जिसको मैं आपको बताऊं। जो नहीं आएगा तो नहीं पढ़ाने बेटा, है नहीं तो कहां से पढ़ाऊं? 3 मॉलिक्यूल चिपके आगे बॉन्ड से। आंसर भी लिख लिया। Why carboxylic acid forms dimer in benzene? लिखो, carboxylic acid forms dimer in benzene. Carboxylic acids forms dimer in benzene due to formation of intermolecular hydrogen bond. Due to formation of intermolecular hydrogen bond. Carboxylic acid forms dimer in benzene due to formation of intermolecular hydrogen bond. Due to formation of intermolecular hydrogen bond. ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? अच्छा अगली बात थोड़ा सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं ना।
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल सॉल्युबिलिटी पे लाते हैं। देखो जैसे आपसे कोई पूछे, नॉर्मली बेटा क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। आपने पढ़ा होगा सम बेसिक कांसेप्ट जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं मेनली वो कोवैलेंट नेचर के होते हैं, है ना, कार्बन के साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ठीक है। और पानी जो होता है वो आयनिक सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक थ्योरी होती है, जैसा तैसे में घुलता है। यानी आयनिक कंपाउंड आयनिक सॉल्वेंट में घुलेगा, कोवैलेंट कंपाउंड कोवैलेंट सॉल्वेंट में घुलेगा। पानी है आयनिक सॉल्वेंट, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, कोवैलेंट। तो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड को पानी में घुलना चाहिए? नहीं भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कोवैलेंट। और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, आयनिक सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉर्मली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलते हैं। और ऑर्गेनिक भाई, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड एक्सेट्रा, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। तो अल्कोहल जो होता है वो पानी में क्यों घुल जाता है, क्वेश्चन आता है, अल्कोहल और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इतना खुश हो रहा है अल्कोहल, अरे सर कल रात में पिया, ठीक है, समझो नया साल मना के आया है। सुनो, तो अल्कोहल बेटा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में कम घुलना चाहिए, बट अल्कोहल पानी में बेटा बहुत अच्छे से घुलता है। आप लोग का बहुत उपयोग भी करते हैं, पानी या सोडा पीते हो ना, ठीक है। तो क्यों पानी में घुलता है, रीजन है क्योंकि अल्कोहल पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। जो चीज पानी के साथ बॉन्ड बना लेगा वो पानी से प्यार करेगा ना यार, घुल जाएगा। बॉन्ड का मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। मेरा पानी के साथ बॉन्ड गया नहीं, हम पानी एक हो चुके हैं, दो जिसमें एक जान हो गए, बात समझा क्या। तो वही है कि अल्कोहल अगर पानी में घुल रहा है, इसका मतलब क्या, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपका, व्हाई अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अब बात आती ऐसा क्वेश्चन बना क्यों, क्योंकि जानबूझ के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अल्कोहल है क्या, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर्स। जबकि वाटर एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कैसे घुल गया। तो ध्यान रखना बेटा, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में घुलते हैं जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो अब देखो अल्कोहल का क्या है, देखो R O H, ठीक है, O H H वाटर, देखिए AHB, वाटर और अल्कोहल के बीच क्या बन गया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए अल्कोहल पानी में घुल गया। बात समझा ना। और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे अमीन्स, ठीक है, RNH2, ठीक है, वहां पे भी क्या है भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, जिसके पास FO या N से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कोवैलेंट बॉन्डेड हाइड्रोजन है। तो अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिथाइल अमाइन ले लूं, ये देखिए, ये भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पहचान जाती हो ना, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन है यानी ऑर्गेनिक है, डैम श्योर, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन है तो ऑर्गेनिक है, उसके साथ सल्फर और नाइट्रोजन है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। कार्बन हाइड्रोजन एक साथ दिख गया तो पक्की बात है क्या, ऑर्गेनिक है, एक्सेप्ट बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन साइनेट्स। तो अब देखिए ये अमाइंस है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पहले बताओ क्या ये पानी में घुल सकता है, देखो क्या FON से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है क्या, यस, N से जुड़ा हाइड्रोजन है, इसका मतलब पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हुए भी पानी में घुल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो पानी में घुलते हैं। और पता कर सर कैसे पता करें कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिसके ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें FO या N से डायरेक्टली कोवैलेंट बॉन्डेड हाइड्रोजन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे भी है, ये देखिए वाटर, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, क्या हो गया, देखिए AHB, समझा ना। तो आपका ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया आपके अमीन्स हो गए, अमीन्स। तो चलो, तो ये सब लिखा है हाँ बुक में, इसको लिखने की जरूरत नहीं आपको। व्हाई अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, बिकॉज़ अल्कोहल फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा कि वाटर, अल्कोहल वाटर में क्यों घुलता है, अमाइंस वाटर में क्यों घुलता है। अच्छा अब आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी अल्कोहल भी पानी में घुल रहा है, अमाइंस भी पानी में घुल रहा है, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैं पूछूं ज्यादा पानी में कौन घुलेगा,
अल्कोहल। क्यों? ऑक्सीजन, क्योंकि याद करिए स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कोई बोला हम तो पीते हैं, हमको यही पता है, अल्कोहल ग्लूटामीन को आज तक पिया ही नहीं है, ठीक है, समझो। तो क्या होगा आपका, आपको पता था जिसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जिसका पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, वही ज्यादा पानी में घुला हुआ होगा। और हमने एक बात बताई थी बेटे कि जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। अब ए क्या होता है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का हाइड्रोजन जिस एटम से जुड़ा है वही ए है। तो यहाँ अल्कोहल में एच किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन, तो ये मेरा ए है। अमाइंस में ए क्या है, नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है, ऑक्सीजन, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है, ये वाला वीक है, इसलिए अल्कोहल आर मोर सॉल्युबल देन अमाइन। समझा, ठीक है। इसलिए अल्कोहल जो होता है बेटा पानी में अमाइन से ज्यादा घुलेगा। ये बातें मैंने नोट्स में लिख के दी, समझ में आ रहा है क्या, कि विच इज मोर सॉल्युबल। अच्छा, एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए, समझ में आया बेटा, दो इसको। अब देखिए आपसे पूछा कि बताइए Na+ पानी में ज्यादा घुलेगा या अमोनियम आयन पानी में ज्यादा घुलेगा। जो समझदार होंगे तो ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, उनको पता है NH4 घुलेगा, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ये तो एक आयन है, पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बना पाएगा, बराबर। तो देखो, तो घुलेंगे दोनों पानी में कैसे, देखो सोडियम आयन को तो पानी चारों तरफ से घेर लेगा कुछ इस प्रकार से, विच इज मोर सॉल्युबल। सब नोट्स में दिया है, परेशान मत हुआ। ध्यान से देखिए, बात मत करिए तो टॉपिक समझ में आएगा आपको अच्छे से। एक ही बनाता हूं, बहुत हो जाएगा। देखो ये Na+ है, ये भी पानी में घुला है, बट ये क्या है, आयन, और ये क्या डाइपोल है, क्या वाटर एक डाइपोल है, नेगेटिव पोल पॉजिटिव पोल। इसका मतलब सोडियम आयन जो पानी में घुला है वो ड्यू टू आयन डाइपोल अट्रैक्शन, ये एक आयन डाइपोल अट्रैक्शन है, यानी सोडियम आयन पानी में घुलता है, बट वो किस कारण से घुला है, ड्यू टू आयन डाइपोल अट्रैक्शन, जो कि एक प्रकार का वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बराबर। अच्छा, अब जरा अमोनियम आयन AHB, 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 ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, यानी अमोनियम आयन तो पानी के साथ क्या बनाया, हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन वैन डर वाल। इसका मतलब अमोनियम आयन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन सोडियम। समझा क्या, सोडियम आयन आयन डाइपोल से डिसॉल्व हुआ है, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एक वैन डर वाल है, वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड है जो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अमोनियम आयन पानी में ज्यादा घुलेगा देन Na+। समझ में आया। ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा, इसको जो बच्चा जितने अच्छे तरीके से लिखता है उसको उतना अच्छा नंबर मिलता है, कि आप कितना अच्छे इसको एक्सप्लेन करके लिखते हो। बाकी समझ तुमको सब आ गया, बट वहां लिखते समय ना बहुत गड़बड़ करते हो आप, कि क्या लिखे सर, तो वहां पे क्योंकि आप अपने हिसाब से लिखने लगते हो चीजों को, लिखो अपने हिसाब से, बट कम से कम थोड़ा साइंटिफिक रहे, बराबर। कुछ भी नहीं लिखा जाता कि Na+ है तो लिखो कि अमोनियम आयन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन सोडियम प्लस, because ammonium ion forms intermolecular hydrogen bond with water, while sodium ion dissolve in water due to ion dipole attraction. We know that ion dipole attraction is a weaker attraction than hydrogen bond. That's why ammonium ion is more soluble in water than sodium. कुछ और कहानी मत लिखना, समझ रहा, अपनी डिस्कवरी खुद करते रहो, कुछ भी लिख देते हो। हम लोग के आगे भी डॉक्टर आइए आगे बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात समझ में आ गई कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में घुलेगा जिसके साथ F को बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत कुछ भी है। हाँ समझे, तो तुम आगे बैठा करो, ठीक है, उन दोनों के बीच
उससे बैग भी मंगवाते, उसको डिस्टर्ब भी करते, खुद का पर्सनल रखा हुआ उसका बैग को खुद आ रहा है। ठीक है, पढ़ ले बेटे। हाँ, तुम ही क्या रंजीत सर, तुम उठाते थे, तुम ही थे क्या? चलो अच्छी बात, ध्यान दो। अगला एप्लीकेशन देखते हैं, सुनो बात। अगला क्वेश्चन देखिएगा सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन, व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। कहने को बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है और आप फटाक से बता भी दोगे। हाँ, व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, कहने के बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आए हो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल दुनिया भर का। हाँ, कि पानी में छोटी सी निडल डूब जाती है, बड़ी सी जहाज तैरती रहती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? आइस पानी में क्यों फ्लोट करता है? हल्का, यानी डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। कंसेप्ट समझो बेटा, अभी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मेरी बात सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, तो सिंपल सा आंसर आता है कि हमको पता है पानी में वही चीज फ्लोट करती है जिसकी डेंसिटी पानी से कम है। इसका मतलब अगर एक लाइन का मैं आंसर बताऊं तो क्या, व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस। भाई देखो बहन, ये मेरा बिकॉज है, तुम्हारा नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ, ये मैं लिखूंगा 2 साल लिखूंगा, ये तुम ऐसा नहीं लिखोगे पेपर में वहां पे, नहीं सोचे क्या है और एक्सप्लेन करने के लिए स्टार मार देगा। ठीक है, बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। अच्छा, कितने लोग ये बात को जानते हैं? यहाँ बैठे जानते थे बराबर, चलो बड़ी अच्छी बात है। अब देखो, मैं इसी क्वेश्चन तुमको फंसाने चल रहा हूँ। ठीक है, क्या है कि आइस पानी में तैरता है। हम जानते हैं नॉर्मल एक प्रिंसिपल है कि किसी भी चीज की डेंसिटी अगर पानी की डेंसिटी से कम है तो वो पानी पे फ्लोट करेगी। इसका मतलब नो डाउट आइस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, इसलिए आइस फ्लोट करता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे केमिस्ट्री आएगी, फिजिक्स यहीं पे खत्म है कि डेंसिटी का चक्कर था। अब केमिस्ट्री वाले पूरा अंदर आइस में घुस जाएंगे कि स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, देखो क्या है यहाँ पे, अब वो फंसाने का चल रहा हूँ। अच्छा बताओ, आइस जो होता है बेटा, आइस का फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है या लिक्विड या गैस? सॉलिड, यानी आइस का जो फिजिकल स्टेट होता है सॉलिड, बराबर। अच्छा, नॉर्मल जो, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर का फिजिकल स्टेट लिक्विड। अच्छा, डेंसिटी का मतलब होता है कि बहुत क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है। मतलब अगर मैं बोलूं कि सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, इसका मतलब एकदम पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, तभी बोल रहा हूं ना डेंसिटी हाई है सॉलिड की। सॉलिड डेंसिटी नॉर्मली क्या होती है, हाई होती है ना लिक्विड से। भाई सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या, एटम बड़े क्लोजली पैक्ड, और लिक्विड में क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होंगे। तो अच्छा बताइए, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए लिक्विड से, बराबर। यहाँ उल्टा पे, हाँ बोलो बोलो, बोल रहे हो पेंट स्ट्रक्चर क्या, बर्फ पिघलता है। हाँ, बर्फ तो पिघलता ही है। देखो अब लॉजिक में समझा दूंगा, कुछ छुपा है बेटा आइस के स्ट्रक्चर, बस कुछ नहीं है, बहुत ध्यान समझो। नॉर्मली क्या आप बोल रहे हो कि आइस पानी पे फ्लोट करता है, सुनो मेरी बात सुनो मेरी। आइस पानी पे फ्लोट कर रहा है क्योंकि आइस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, चलो एग्री। ठीक है, लेकिन आइस का फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड, और वाटर लिक्विड। नॉर्मली सॉलिड की डेंसिटी तो लिक्विड ज्यादा होती है, भाई सॉलिड में क्या एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। फिर आइस के केस में ऐसा क्या हो गया, सॉलिड होते हुए भी इसकी डेंसिटी पानी से कम हो गई। हाँ, ज्यादा क्या, ज्यादा ज्यादा हवा भरी वहां पे। देखो इसका सिंपल सा लॉजिक है, आइस का स्ट्रक्चर देखो। अब एक्चुअली बेटा इस साल पता लॉजिक समझा कि नहीं क्वेश्चन का, अपन लोग बोल देते हैं बट उसके बाहर की बात नहीं समझते। हम लोग रट्टा मार के बैठ जाते हैं कि आइस की डेंसिटी, भाई आइस पानी फ्लोट करता है, आइस की डेंसिटी क्या है, पानी से कम है इसलिए फ्लोट करता होगा। बट अगर गौर से इसको बैठ के सोचोगे तो दिमाग एकदम पागल हो जाएगा यार। आइस तो सॉलिड है, पानी लिक्विड है, सॉलिड में तो एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, सॉलिड की डेंसिटी तो हमेशा 100% सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, लिक्विड ज्यादा होती है। तो ऐसा क्या हो गया आइस में होते उसकी डेंसिटी कम हो गई, क्वेश्चनेबल है, समझा कि नहीं? तो अब सुनो इसका आंसर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ आइस में सारे आंसर छुपे हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ आइस, आइस का स्ट्रक्चर होता है बेटा ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, ओपन केज लाइक
स्ट्रक्चर, ये भी कई बार एंट्रेंस एग्जाम पूछा गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ आइस ओपन केज लाइक, ठीक है। किस जगह पिंजरा देखा है जहां जानवर बंद रहते हैं, बाहर बाहर बाउंड्री होती है, बीच में खोखला होता है, बराबर। तो वैसे आइस होता है बेटा। आइस में होता क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा। बात मत करिए। देखिए, चार पानी के मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रली आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए रहते हैं। चलिए, कुछ ऐसा मुझे प्रॉपर केस बना नहीं, कायदे से एकदम मुझे राउंड से बनाना चाहिए, बट मेरी आर्ट बहुत खराब है, ठीक है। चलो, बट दिख रहा है कि चार वाटर मॉलिक्यूल क्या है, कॉर्नर कॉर्नर जुड़े हुए हैं, अंदर एक खाली जगह दिख रही होगी आइस में, ठीक है। और याद करो केज ऐसी होता है, चारों तरफ से बंद रहता है, यहीं पे जानवर बैठा रहता है, बराबर। सब देख के आए हो। अब देखो, देख के ही लग रहा है सब सीधे जू से आए हो सब। और देखो, अब यहाँ पे क्या खाली जगह है, बराबर। इस खाली जगह होने के कारण यहाँ पे क्या है, ये एम्प्टी स्पेस है। अच्छा, इसका मतलब, हाँ बोलो, कहाँ पे कर दिया सर अनर्थ, कहाँ पे, अरे तो अनर्थ हो गया। अभी सही बचे। अब देखो, तो ये एम्प्टी स्पेस है, सुनो। इसके कारण क्या होगा, आइस में ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण ये जगह खाली पड़ी हुई है। अगर ये भी पूरी भरी होती तो बोलता कि आइस की डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। इस खाली जगह के होने के कारण आइस का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, एम्प्टी स्पेस ज्यादा है, जरा समझो। अरे ज्यादा है, जो खाली वॉल्यूम कितना है, एम्प्टी स्पेस, यानी ये वॉल्यूम क्या है, खाली है पूरा, तो वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है। और अच्छा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि आइस में एम्प्टी स्पेस होने के कारण इसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी ना। सिंपल सी बात है, पागल हो गया तुम लोग। डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, सिंपल सी बात बताने समझ में आ रहा है कि ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है, चार वाटर के मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रली सराउंडेड है, ये बीच का पूरा स्पेस वैकेंट है, कुछ है ही नहीं अंदर, हवा भरी है, ठीक है। समझा, जैसे बोल रहे थे ना हवा भरी थी, तो वही। तो ये क्या है, बीच का पूरा स्पेस क्या है बेटा, वैकेंट है, यानी वॉल्यूम काफी ज्यादा है, अवेलेबल वॉल्यूम काफी ज्यादा है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी ना। डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम, इसीलिए होता है कि आइस की डेंसिटी बेटा क्या होती है, कम होती है, ड्यू टू ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बात आती है, आपने पढ़ा होगा कि वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, फिर जिसको पढ़ा होगा ये बात, वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब केमिस्ट्री का बंदा पूछेगा क्यों, ठीक है, क्यों हाईएस्ट होने लगती है, उसका रीजन क्या होता है बेटा। अभी देखो, अभी आइस का टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। अब 4 तक अगर जाना है, इसका मतलब मुझे हीट करना है आइस को, तो जब मैं आइस को हीट करने लगूंगा, देखो ऐसा नहीं सब क्या चार ही मॉलिक्यूल होता है क्या, ऐसे चार फिर चार फिर चार, पूरे बोर्ड बना डाला इसका स्ट्रक्चर, बात समझा। मैंने एक 4 को उठाया यहाँ सामने, ठीक है। इसके बाद अगला चार, इसके साथ चार 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 मॉलिक्यूल कैसे बने हुए होंगे ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, अभी आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, आप बोल रहे हो वाटर की डेंसिटी आइस होती है 4 पे, ठीक है। तो अब जब 0 डिग्री सेल्सियस का आइस है आपके पास, अब जब आप इसको हीट करना स्टार्ट करोगे 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचोगे, तो क्या होगा, जब हीट करोगे बेटा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना स्टार्ट होंगे, और ये पानी का मॉलिक्यूल टूट टूट के इसी खड्डे में आके गिर जाएगा। बात समझो, जो ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है, ये पानी के मॉलिक्यूल टूटेंगे और इस खड्डे में आपके गिरते जाएंगे, ये खड्डा भरता जाएगा, और ये अगर भरता जाएगा तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी, और 4 डिग्री सेल्सियस जितना खड्डा मैक्सिमम भर सकता था भर गया, समझा। अब बात है सर 4 के ऊपर जाओगे तो क्या आएगा ना, कि 4 के ऊपर जाने पे क्या होगा, तो मान लो तुम पहुंच गए 10 डिग्री सेल्सियस पे, अब क्या होगा, देखो जितना ये भर रहा था भर चुका है, अब अगर आप टेम्परेचर दोगे थर्मल एक्सपेंशन होगा, ये अब वाटर मॉलिक्यूल बोले भाई अब नहीं मैं यहाँ पे किसी को ले पाऊंगा, अब चलो सब लोग थोड़ा खिसको, ठीक है। अब भीड़ भाड़ बहुत बढ़ गई है, थर्मल एक्सपेंशन होगा, जब थर्मल एक्सपेंशन होगा फिर से क्या होगा, वॉल्यूम
बढ़ेगा भाई, क्या जितना भरना था 4 डिग्री में भर गया, अब और भी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो थर्मल एक्सपेंशन डोमिनेट करेगा, सारे वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जब रिपेल करेंगे फिर से ये गड्ढा खाली होना स्टार्ट होगा, खाली होना आगे वॉल्यूम बढ़ना, डेंसिटी कम, तो 4 के ऊपर फिर डेंसिटी कम हो जाती है, समझा? तो ये था आइस का स्ट्रक्चर। पूरी कहानी समझ में आ गई, अंदर की केमिस्ट्री पूरी क्या होता है? हाँ एक बार और बाहर में बैठे हो, एक बार और सुनो, इधर देखो बेटा, तो कोई बात दूसरा बताऊंगा बेटे, ये स्ट्रक्चर समझा पहले आइस का, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। देखो आइस बेटा 0 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है, हम लोग बोलते हैं पानी की डेंसिटी हाईएस्ट होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो होता क्या है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस 4 तक पहुंचने के लिए मुझे आइस को हीट करना पड़ेगा, तो जब आप इसको हीट करोगे तो आप इसको एनर्जी सप्लाई करोगे, उस एनर्जी से ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे और वाटर के मॉलिक्यूल टूट के इसी केज में गिर जाएंगे, तो ये केज जो है बेटा एम्प्टी स्पेस है, धीरे धीरे क्या होगा, भरने लगेगा, जब भरने लगेगा तो ये वॉल्यूम क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए डेंसिटी बढ़ रही है, बात समझा? और 4 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम जितना हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना था टूट चुका है और मैक्सिमम स्पेस भर जाता है, लेकिन जब 4 के ऊपर भी आप सोचते हो कि चलो मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो क्या होगा, 4 के ऊपर जब टेम्परेचर बढ़ाते हो बेटा तो क्या होगा, थर्मल एक्सपेंशन डोमिनेट करता है, अब क्योंकि जगह बच नहीं गई कि अब उसको भरा जाए, अब क्या होगा, अब हीट दोगे तो मैं रिपल्सन, क्योंकि अब जब हीट दोगे सारे लोग बहुत सट के खड़े हुए हैं, जगह है ही नहीं, अब हीट दोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे से कांपने लगेंगे लोग, ठीक है, और जब कांपेंगे क्या होगा, काइनेटिक बढ़ेगी, रिपल्सन होगा, बढ़ेगा, वॉल्यूम से कम हो जाएगी, 4 पर डेंसिटी, समझा? ठीक है, ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ आइस, किसी को डाउट तो नहीं है? 4 डिग्री के बाद भी जैसे अलग-अलग हो गए वापस से, तो फिर जाता है। हाँ अरे बेटा रिपल्सन होगा ना, अच्छा रिपल्सन होगा, फिर दूर जाएंगे, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ये रिपल्सन हो जाता है ना, कि दूर जाएंगे फिर से आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ स्पेस खाली कर देंगे, फिर से कोशिश करेंगे ओपन केज बनने के लिए, दूर होने लगेंगे, बस दूर होंगे, एम्प्टी स्पेस क्रिएट करेंगे, बट उतना नहीं क्रिएट कर पाएंगे जितना 0 पे था, ये समझो, जितना 0 पे स्पेस था उतना नहीं क्रिएट होगा, कितना रिपल्सन पा गए कि जितना आइस पे था, आइस उतना एम्प्टी स्पेस तो तभी आएगा जब फिर से 0 लाओ, अगर सर जैसे भी एक आइस को मैंने बॉईल मतलब ऐसे आइस बॉयल मतलब, हाँ ठीक है, हाँ हाँ, फिर वो पानी में कन्वर्ट होगा, हाँ हाँ बोल ला कोई बात नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस के मतलब उसको वापस से हीट करें, तो फिर वो पानी मतलब जिस बर्नर मैंने लिया उसी में रहेगा, तो वो कहाँ अलग होके कहाँ बेटा पानी कहाँ इवोपरेट हो जाएगा, पानी का अगर इवोपरेशन कराना है तो 100 के ऊपर जाइए, आप फिर बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाइए पानी को, तब पानी उड़ना स्टार्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग चीज होती है कि ऐसे तो नॉर्मली रखोगे तो इवोपरेट हो जाएगा थोड़ी देर बाद, वो भी अलग कंसेप्ट है कि पानी इवोपरेट क्यों होता है, तुम कहीं पे कंटेनर में पानी लेके बैठी हो, ठीक है, तो अब क्या होता है बेटा कि पानी के मॉलिक्यूल बेटा सरफेस पे भी होंगे, दिमाग लगाओ आप, पानी के मॉलिक्यूल बल्क में भी होंगे, अंदर भी होंगे, तो होता क्या, पानी इवोपरेट क्यों होता है कि देखो पानी के ऊपर ये एयर के पार्टिकल्स होंगे, जो पानी का सरफेस है उसके ऊपर क्या होंगे, एयर के पार्टिकल्स, ये एयर के पार्टिकल पानी की सरफेस पे कुछ फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ से इस लिक्विड का भी कर्तव्य और धर्म बन जाएगा कि इस एयर के पार्टिकल पे कुछ फोर्स लगाए, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, तो जब एयर के पार्टिकल इस पे फोर्स लगाएंगे तो इस लिक्विड सरफेस को किसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, एयर के पार्टिकल वही कर के ऊपर जाता है, अपन लोग पानी इवोपरेट करते हैं, समझा क्या, वो अलग कंसेप्ट है, समझ में डाउट क्लियर हुआ तुम्हारा, पानी कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, यूनिवर्स में जो चीज है यूनिवर्स में ही रह जाता है, एनर्जी कंजर्व है यूनिवर्स, बताइए आइस का स्ट्रक्चर समझा कि नहीं पहले आपको, ये सब बातें हैं बेटा, बट बाद डिस्कस करेंगे, बहुत चर्चाएं बहुत होंगी केमिस्ट्री, परेशान मत, जितनी बात बता रहा हूं ना उससे ऊपर का आपसे नहीं पूछेगा, गारंटीड है, जितना आपको आप हाँ आपकी क्यूरियोसिटी कुछ भी हो सकती है, और क्यूरियोसिटी कब तक रहेगी, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करना एंट्रेंस का स्टार्ट या कोई बुक का स्टार्ट नहीं, सीधी सी बात है, तब तक क्या होगा, क्योंकि आप बैठते हो साइंटिस्ट बनने के लिए, अगर ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कितना हमारा लेवल या हमको कितने से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने आए, वो कब बच्चा पूछता है, जो एंट्रेंस का बुक सॉल्व करते हैं हम लोग पढ़ा देते हैं, और जाओ आइस के स्ट्रक्चर से इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन आएगा ही नहीं, मारोगे कि हाँ ठीक है यार सब सही हो गया सर के नोट से, उसके ऊपर कुछ पूछेगा नहीं, हम लोग कब तक क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, जब तक हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते, क्योंकि तब तक टीचर भरोसा नहीं होता, पता नहीं बता रहा है नहीं, ठीक है, तब तक मेरे भरोसा नहीं रहेगा आपको पूरा पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे,
और गारंटी बता, जितना बात मैं पढ़ा रहा हूँ इतना तुम्हारी बुक में भी नहीं लिखा है, इतनी बातें बता दिया है। समझा ना कि क्या होता है अंदर की केमिस्ट्री यहाँ। तो आप भरोसा करिए, आप बेस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी पढ़ा रहा हूँ आपकी बिल्कुल बेस्ट दे रहा हूँ। आप उतना बेटा रिवाइज करते रहिए और क्वेश्चन करते रहिए। क्वेश्चन करना 11 से स्टार्ट करते, ठीक है। कोई बुक ले लो सिंपल सी, अगर आपको बहुत लगता है कठिन लग रही है तो सबका अलग अलग लेवल होता है, कि हम नहीं बोलेंगे तुम जाके बेटा प्रदीप की बुक परचेस कर लो, क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। बहुत बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं, आपको सिंपल सा बुक सॉल्व करना। एमएससीटी के फोकस रहते हैं ना कुछ बच्चे, तो जेई मेंस वाला नहीं देना, कोई बात नहीं, सीटी है जाके आपको नॉर्मल कोई अरिहंत की बुक ले लो सीटी की, नहीं पे एक मार्वल की आती है, उठा के ले आओ, अपना सॉल्व करना स्टार्ट, चैप्टर वाइज होता है। मार्वल की आती है सीटी की बुक, उसको आगे ले लो। अगर आपको जेई वगैरह देना है या फिर जेई के लिए है तो उसके लिए अलग बुक बताऊंगा आपको। नीट के लिए है तो आप नीट गाइड जाके केमिस्ट्री की परचेस कर लो, एमपीजी की, नीट जिनको देना है। और जिनको जेई देना है तो आप यूएसएस वगैरह ले लो, यूनिवर्सल ले लो जेई, जिसका जिसको जिसको जो देना है उसके साथ भैया बुक है, आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। देखो नॉर्मली क्या होता है, जेई मेंस और नीट का लेवल बेटा इक्वल है, सच्चाई है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, बताऊंगा 19-20। ऐसा नहीं है कि जेई मेंस और नीट का सेम को, जो मतलब नीट की तैयारी कर रहा है उसका जेई मेंस 100% निकलेगा, गारंटी बता रहा हूं। मतलब क्योंकि जेई मेंस और नीट का लेवल केवल 19 और 20 ही है, थोड़ा बहुत मतलब कि एक दो क्वेश्चन में इधर उधर होता है बस। बाकी आप सोचोगे कि यार ये नीट का बंदा है, इसकी केमिस्ट्री के, तभी तो हम लोग क्या नीट और जी वाले दोनों को एक साथ बैठा कर केमिस्ट्री पढ़ा लेते हैं, कि हमको पता दोनों का लेवल एक है। नीट पे थोड़ा हायर जाना पड़ता है, हल्का फुल्का किसी किसी चैप्टर में कुछ कंटेंट एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट 99% सिलेबस नीट और जेई मेंस का सेम है। कुछ चैप्टर्स ही ऐसे हैं जो नीट में नहीं है, जेई मेंस में, एक दो चैप्टर, जैसे एक आता है रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर, बट इस साल तो तुम्हारी बुक में वो भी आ गया 11th में, रेडियो एक्टिविटी, पहले वो नहीं था, तो वो इंक्लूड हो गया है, अभी तो ऑलमोस्ट सब सिमिलर हो गया। तो परेशान मत हो, अगर आप नीट के लेवल की भी तैयारी कर रहे हो तब भी जेई मेंस आपका निकलेगा, लेकिन तैयारी होनी चाहिए उस लेवल की। उसके लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, खूब सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? मेहनत करना पड़ेगा बेटा, ऐसे बैठे रहने से नहीं होगा कि हम सिर्फ पूछते रहे, सब बताते रहे बुक का नाम और हम कुछ ना करें। सब कुछ तुमको करना, डायरेक्शन दिखाएंगे बस। चलो इतनी बातें के लिए 2-3 एग्जांपल क्लियर हो गए बेटा। अब आता है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आप देखो, अभी आप खुद देखोगे, मैं आपसे बोलूं इन वाटर, अब मेरी बात सुनना, कैसे गलत करोगे इस क्वेश्चन को। इन वाटर, अब सारे एंट्रेंस क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इन वाटर हाउ मेनी हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन, इन वाटर हाउ मेनी हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन। तो आपका सबसे फेवरेट आंसर होगा 2, क्योंकि आपको वाटर का स्ट्रक्चर पता है, ठीक है, यही बोलोगे, ठीक है। इन वाटर पूछा, बोलो यार इतना आसान क्वेश्चन आता है क्या, इन वाटर हाउ मेनी हाइड्रोजन अटैच टू ऑक्सीजन, आप बोलोगे 2, आंसर होगा 4, ठीक है। आंसर होगा कि वाटर में एक ऑक्सीजन से 4 हाइड्रोजन जुड़े, आंसर यहां दिख नहीं रहा है 4, मैं दिखाता हूं। क्यों, देखो जब बोला इन वाटर, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल वाटर का नहीं है, बहुत सारे वाटर है, और बहुत सारे वाटर है, सब आपस में क्या बनाए होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए होंगे। तो देखो बेटा आपको बताऊं, एक वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ